हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण तथा एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। सबसे पहले पढ़ते हैं आरोहण। एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला के आरोहण की दो विधियां हैं। इससे पहले समझते हैं आरोहण का मतलब क्या है। आरोहण से मतलब है कि हमें जो एल्कोहल दिया जाता है, हमें उसको एक अधिक कार्बन के एल्कोहल में परिवर्तित करना है। जैसे हमें मेथेनॉल दिया गया तो इससे एक अधिक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल। तो हमें मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित करना है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि देखते हैं किस तरह से हम मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेथेनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई। यह अभिक्रिया हम देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं। पिछले पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी आई थी। जब मेथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मेथिल क्लोराइड का। यह अभिक्रिया हम देख चुके हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। मेथेनॉल में ऑक्सीजन के नीचे हम P रख रहे थे PCl5 का, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, 3 Cl इसके नीचे। ये सिर्फ हमारे समझने की ट्रिक है, बाकी मैकेनिज्म नहीं है। इससे आसानी से हम उत्पाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरफ जो बना वो हमारा मुख्य उत्पाद होता है CH3Cl। ये बाई प्रोडक्ट होते हैं POCl3 और HCl। यहाँ इन अभिक्रियाओं में हमें मुख्य उत्पाद ही लिखने हैं, इसलिए यहाँ लिखा है CH3Cl। इसके बाद मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। यह अभिक्रिया भी हमने देखी थी। इसमें क्या होता है, जो CN है ये Cl को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और किसका निर्माण होता है, CH3CN का निर्माण होता है, मेथिल साइनाइड का निर्माण होता है। मेथिल साइनाइड में देखने वाली मुख्य बात ये है कि यहाँ एक कार्बन अतिरिक्त आ चुका है। बस अब हमें इस CN को किस में चेंज करना है, CH2OH में चेंज करना है। उसके लिए आगे हम इसका अपचयन करवाते हैं, मेथिल साइनाइड का आगे अपचयन करवाते हैं। तो ये किस में बदल जाता है, एथिल एमीन में बदल जाता है। हम जानते हैं कि CH3CN का जब अपचयन हम करवाते हैं तो हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध होता है, जिसमें से 2 बंधों का अपचयन होता है। पहले इस बंध का अपचयन होता है तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल जाती है, इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिल जाती है। फिर इस दूसरे बंध का अपचयन होता है तो इस कार्बन को हाइड्रोजन मिल गई और इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गई। ये एक बंध इसके बीच में रह जाता है। तो देखो उत्पाद क्या बना, CH3CH2 एक बंध था और NH2 क्या बन गई, एथिल एमीन। एथिल एमीन की अभिक्रिया आगे टिल्डन अभिकर्मक से करवाते हैं, NOCl के साथ करवाते हैं। तो किसका निर्माण होता है, एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया भी हम इसी तरीके से समझते हैं। हम टिल्डन अभिकर्मक को एथिल एमीन के नीचे इस तरह से रखते हैं कि दोनों का नाइट्रोजन एक दूसरे के सीध में हो। टिल्डन अभिकर्मक का Cl इस तरफ और ऑक्सीजन इस तरफ रखते हैं, और एक ये चीरा लगाते हैं। इस तरफ जो बनता है वो मुख्य उत्पाद बनता है, और वो क्या है, CH3CH2Cl। ये मुख्य उत्पाद बन गया। ये एक बनता है नाइट्रोजन और एक बनता है H2O। ये सह उत्पाद हैं जिनको इस अभिक्रिया में हम नहीं लिखते हैं। एथिल क्लोराइड का आगे हम जल अपघटन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH इस Cl को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। और जो सह उत्पाद है वो KCl बनता है। सह उत्पाद लिखने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, आप KCl लिख देना है यहाँ पे। सह उत्पाद को हम लिखते भी नहीं है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मुख्य उत्पाद ही लिखा जाता है। और मुख्य उत्पाद क्या बना, एथेनॉल। तो देखो हमने मेथेनॉल लिया था, उससे क्या बन गया है, एथेनॉल बन गया। इसका मतलब क्या हो गया है, कार्बन श्रृंखला का आरोहण हो गया है। मेथेनॉल से एक अधिक कार्बन का एथेनॉल हमें प्राप्त हो गया। एक विधि तो ये है। अब बात करते हैं दूसरी विधि। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरी विधि द्वारा कार्बन श्रृंखला के आरोहण को समझते हैं। दूसरी विधि में हमने क्या किया,
मेथनॉल की अभिक्रिया अब की बार P+Br2 से करवाई। P+Br2 का मतलब है कि हमने मेथनॉल की अभिक्रिया किससे के साथ करवाई है, PbR3 के साथ, क्योंकि फास्फोरस ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके PbR3 का निर्माण करता है। PbR3 अस्थायी होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है, इसलिए जो इसके अभिकारक हैं उन्हीं को लिख दिया जाता है P+Br2। आपको पता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया PbR3 के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यहाँ हमने मेथनॉल लिया है तो किसका निर्माण हुआ, मेथिल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ, CH3Br का निर्माण हुआ। इसके बाद इसमें भी हम इस मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं, तो वही अभिक्रिया होगी, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। CN के द्वारा Br का प्रतिस्थापन होगा और किसका निर्माण हो जाएगा, मेथिल साइनाइड का निर्माण होगा। एक कार्बन अतिरिक्त आ चुका है। अब की बार इसमें भी हमें वही करना है कि CN को CH2OH में बदलना है, लेकिन अब दूसरे तरीके से करेंगे। अब की बार यहाँ हम इसका अपचयन नहीं करवाएंगे, अब की बार इसका संपूर्ण जल अपघटन करवाते हैं। CN का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो CN किस में परिवर्तित हो जाता है, COOH में। ये ऐसी अभिक्रिया 10 के पाठ में आई थी और इसको हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे जब हम साइनाइड की बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि CN का जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो CN किस में परिवर्तित हो जाता है, COOH में। बाकी जो एल्किल समूह जुड़ा है वो ऐसे कैसे इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये ध्यान में रखना है कि CN का पूर्ण जल अपघटन होता है तो वो COOH में परिवर्तित हो जाता है, और आंशिक जल अपघटन होता है तो वो CONH2 में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ CN किस में बदल गया, COOH में, तो क्या बना, एसिटिक एसिड CH3COOH का निर्माण हुआ। अब देखो इससे आगे की जो अभिक्रिया है ये नई अभिक्रिया है, आपने इससे पहले नहीं देखी, ये आगे देखेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इसको शॉर्ट में समझते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होता है। ये एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ, लवण का निर्माण होता है। तो जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं ऐसी अभिक्रिया इसकी होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH की होल ट्वाइस। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 2 अणु काम में लेने पड़ेंगे। तो यहाँ अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है। तो देखो जल का अणु बाहर निकल गया, 2 जल के अणु बाहर निकले तो क्या उत्पाद बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O इस Ca के साथ जाकर जुड़ गया और नीचे वाला समूह भी ठीक इसी तरह से जाकर Ca के साथ जुड़ जाता है। इसे बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। ये एसीटेट आयन 2 बार आया है, इसीलिए हमने इसको बांध कर लिख दिया है CH3COO की होल ट्वाइस Ca। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसके बाद देखना कैल्शियम एसीटेट का हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन करवाते हैं। कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मिलाकर उसका शुष्क आसवन करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब ये शुष्क आसवन कैसे होता है, ये है देखो कैल्शियम एसीटेट जो अभी बनाया था हमने, इसके सामने हम लिखते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। CH3COO की जगह अब की बार क्या है, यहाँ पे HCOO है। समझ रहे हो ना इस बात को आप, फॉर्मेट है ये, HCOO है CH3COO की जगह, तो इसे फॉर्मेट बोल देते हैं। बाकी ये कैल्शियम के साथ इसी तरह से जुड़े रहते हैं। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम एसीटेट है। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीरा लगाते हैं कैल्शियम एसीटेट में, इस तरह से यहाँ से लगाएंगे और ये चीरा यहाँ ख़त्म होता है। अगर यहाँ से लगाते तो ये चीरा यहाँ ख़त्म होता है। ध्यान रखना, ये आगे भी समझेंगे।
यहाँ से चीरा लगाया तो ये चीरा यहाँ ख़त्म हुआ, और अब एक चीरा इसमें लगाते हैं। इसमें ये चीरा यहाँ से लगाएंगे और ये यहाँ ख़त्म होगा। ठीक है, चीरा लगाने का जो तरीका है वो फिक्स है। अगर आपने इसमें यहाँ से ऐसे चीरा लगाया है तो इसका चीरा यहाँ से ऐसे लगेगा। ठीक है, अब इसमें इस तरफ जो समूह बचा वो इसमें इस तरफ जो समूह बचा उसके साथ जुड़ जाता है। इसमें इस तरफ जो समूह है CH3, इसके इस तरफ ऊपर वाले जो समूह के साथ ये जुड़ जाता है तो मुख्य उत्पाद बनता है। ऐसा ही नीचे वाले समूहों के साथ होता है। नीचे वाले में जो चीरा लगा इसमें इस तरफ जो समूह बचा, क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, वो इस तरफ जो चीरा लगाया था, नीचे वाले तरफ जो चीरा लगा उसमें इस तरफ जो समूह बचा उसके साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन बचा, वो हाइड्रोजन इसके कार्बन के साथ जुड़ जाता है। यानी कि ये भी क्या बना, CH3 CHO, यानी कि दो अणु किसके बनते हैं, CH3 CHO का निर्माण होता है, दो अणुओं का। और सह उत्पाद के रूप में देखो इस तरफ जो बच गया वो पूरा सह उत्पाद है, एक ही अणु बनता है। ये किसका, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये भी पुनर्विन्यासित होकर CaCO3 का निर्माण कर लेता है। यहाँ सह उत्पाद हमने लिखा नहीं है, मुख्य उत्पाद लिखा है CH3 CHO। तो ये अभिक्रिया अच्छे से समझना, आगे भी हम इसको रिपीट करेंगे जब हम एल्डिहाइड का निर्माण पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में समझना, कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन करवाते हैं तो CH3 CHO एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटैल्डिहाइड का अपचयन कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका हमने अपचयन कर दिया तो इसमें इस बंध का अपचयन होता है। CH3, एक बंध का अपचयन हुआ तो कार्बन को एक हाइड्रोजन मिला, एक हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन को, एक बंध टूट गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास पहले से था। तो देखो ये क्या उत्पाद बना, CH3 CH2OH, क्या बन गया ये, एथेनॉल। क्या बन गया, CH3 CH2OH, एथेनॉल का निर्माण हुआ। यहाँ यही हमें प्राप्त करना था। मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाते हैं, मेथेनॉल की क्रिया पहले PbR3 के साथ करवाई, मेथिल ब्रोमाइड बना, फिर उसकी अभिक्रिया KCN के साथ करवाई तो मेथिल साइनाइड बना। मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो CnCOOH में परिवर्तित हो जाता है। बनने वाले अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो कैल्शियम एसीटेट लवण बना। कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन करवाते हैं तो इस तरह से इसकी क्रिया होती है। समझने के लिए हमने देखा किसका निर्माण हुआ, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका अपचयन करवाते ही हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है एक अधिक कार्बन का। तो ये था एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। अब पढ़ेंगे एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। अवरोहण का अर्थ है हमें जो एल्कोहल दिया गया है उससे एक कम कार्बन का एल्कोहल हमें बनाना है, इसे अवरोहण बोलते हैं। इसका मतलब अब की बार हमने यहाँ पर एथेनॉल लिया है तो उसको किस में परिवर्तित करना है, मेथेनॉल में। सबसे पहले हमने क्या किया, एथेनॉल को एल्यूमिना के साथ उच्च ताप पर गर्म किया तो यहाँ विलोपन अभिक्रिया होती है। किस तरह से, इस कार्बन से जो OH समूह जुड़ा है वो इसके पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल ले जाता है, यानी कि इस कार्बन से OH और इसके पड़ोसी कार्बन से H का निष्कासन होता है और दोनों कार्बनों के बीच में एक अतिरिक्त बंध बन जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एथेनॉल लिया था तो किसका निर्माण हुआ, एथीन का। एथीन का हमने क्या करवाया, ओजोनी अपघटन। सबसे पहले एथीन की अभिक्रिया ओजोन के एक अणु के साथ करवाते हैं तो ओजोनाइड का निर्माण होता है। 11वीं क्लास में आपने ओजोनाइड का निर्माण पढ़ा था एथीन के रासायनिक गुणों में। इसमें हम क्या करते हैं, जिन दो कार्बनों के बीच द्विबंध होता है
ओजोनाइड बनाने के लिए उस द्विबंध को तो हटा देते हैं और ओजोन के तीनों ऑक्सीजनों को इनके बीच में स्थापित कर देते हैं इस तरह से, और इन सभी परमाणुओं को आपस में एक चक्रीय संरचना में जोड़ देते हैं। ये बन गया ओजोनाइड। और फिर इस ओजोनाइड का ओजोनी अपघटन करवाते हैं जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, हम इसको समझने के लिए एक चीरा लगाते हैं इधर से और एक लगाते हैं इस तरफ से। तो इस तरफ जो रह गया वो मुख्य उत्पाद है, इस तरफ जो रह गया वो मुख्य उत्पाद है। इस तरफ कौन रह गया, ये देखो CH2O, या इसको क्या लिख सकते हैं HCHO। इस तरफ भी क्या बना CH2O यानी कि HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं जिसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। मेथेनॉल का क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। मेथेनॉल का अपचयन करवाते ही हमें क्या प्राप्त हो गया, मेथेनॉल प्राप्त हो गया। कैसे हुआ, मेथेनॉल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कैसे हुआ, इस CO डबल बॉन्ड में से एक बंध का अपचयन हम करवाते हैं। इनके बीच द्विबंध था और एक बंध का हमने अपचयन करवा दिया। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गई, इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल गई, तो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ। उत्पाद क्या बना, देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो ये क्या हो गया CH3, और इस कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है OH। मेथेनॉल प्राप्त हुआ। मेथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त होता है और यही हमें प्राप्त करना था। तो हमारा जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें एक कार्बन कम है एथेनॉल से, इसे बोलते हैं कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। इसकी एक दूसरी विधि भी है, ये थोड़ी लंबी विधि है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि एल्कोहल का जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, एल्डिहाइड बनती है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है तो कीटोन बनता है, और कीटोनों का आगे ऑक्सीकरण भी किस में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही होता है। तो एथेनॉल प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनी, एसिटाल्डिहाइड, जिसे एथेनॉल भी बोलते हैं। एथेनॉल का आगे ऑक्सीकरण करवाया तो क्या बनी, एसिटिक अम्ल का निर्माण हुआ। इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। जैसे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये अभिक्रिया भी उसी तरह से होगी, यानी कि क्षार का OH निकलेगा, अम्ल का H निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं और ये NH2 समूह इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना, CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट का निर्माण हुआ। ये अभिक्रिया हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। जब अमोनियम एसीटेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो ये क्या बचा, NH2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई तो ये क्या बचा, CO। तो मुख्य उत्पाद क्या बना, CH3CONH2 यानी कि एमाइड बनता है, जिसे क्या बोलेंगे, एसीटेमाइड। इस एसीटेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में Br2 से करवाते हैं। इसे हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। 13 के पाठ का आप नोट्स लिख रहे हो, उसमें ये शुरुआत में ही अभिक्रिया आई थी, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया होती है। ये इसकी मैकेनिज्म हम 13 के पाठ में डिटेल से समझेंगे। यहाँ शॉर्ट में सिर्फ आपको यही समझना है कि जो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया होती है उसमें एमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया करके एमीन में परिवर्तित हो जाता है, एक कम कार्बन की। और इसकी याद रखने की ट्रिक यही है कि एमाइड का CO गायब कर दो और CO को हटाकर उस NH2 को सीधा कार्बन से जोड़ दो, वही एमीन हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ CO गायब करके NH2 कार्बन के साथ जोड़ा तो ये एमीन हमें प्राप्त हुई। एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, टिल्डन अभिकर्मक के साथ करवाई तो ये किस में परिवर्तित हो गई, CH3Cl में। ये अभिक्रिया तो पहले भी देखी थी। और इस CH3Cl का जलीय KOH की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं तो Cl इस OH
के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और किसका निर्माण होता है, मेथेनॉल का निर्माण होता है, जिसमें एक कम कार्बन होता है एथेनॉल से। तो ये थी एल्कोहलों के आरोहण और अवरोहण की अभिक्रियाएं। 2 अभिक्रियाएं हैं आरोहण की और 2 अभिक्रियाएं हैं अवरोहण की। इनको अच्छे से 2-3 बार आप रफ कॉपी लेकर प्रैक्टिस करोगे तो ये अब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये 4 नंबर का पार्ट है। अगर इनमें से एक भी अभिक्रिया पूछी जाती है तो वो 2 नंबर में पूछी जाती है। बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो ये ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना।